नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फिलहाल भाजपा सबसे आगे चल रही है। पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश चुनाव प्रभारी तक के स्तर का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने यूपी बीजेपी के संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सह प्रभारियों के नामों का भी ऐलान किया है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल और कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर, शोभा करंदलाजे और यूपी, इनको सबको सह प्रभारी बनाया है। तो वहीं 2022 के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को करेंगे। जेपी नड्डा प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जाएंगे। अन्य शक्ति के केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। यूपी में पहली बार धर्मेंद्र प्रधान की देखरेख में देश के सबसे बड़े सूबे का चुनाव लड़ा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी सहयोगी और भरोसेमंद माने जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा और क्या बीजेपी इस पूरे फेरबदल से जो डैमेज कंट्रोल है उस पर काबू पा पाएगी। तो किस तरह से अब ये स्थिति बनने वाली है चुनावों में, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ शालिनी नेगी जी, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय, नेता बहुजन समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले सवाल शालिनी जी, क्या इस तरह के फेरबदल से बीजेपी को लगता है कि जो तमाम बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उन पर काबू पा पाएगी? जी, ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी पे निशाने साधे जा रहे हैं और ये बूथ वाला जो काम है ये तो कतई पहली बार नहीं है। मुझे याद है, मेरे संज्ञान में है, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने घर से जब बूथ की पर्चियां बनाई जाती थी, मैं अपने घर से पर्चियां बनाकर जो है भेजती थी। वो तब से बूथ का काम चल रहा है और इस समय जो बूथ पर चेक हो रहा है या जो बूथ विजय बूथ का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज को बढ़ाया गया है। ये कोई भी नई चीज नहीं है, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। बीजेपी शुरू से ही बूथ लेवल से काम करती है। हम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वो बॉटम से अप तक है। बाकी पार्टीज का जो काम करने का तरीका है वो पहले खुद की सोचते हैं, फिर जनता की सोचते हैं। हम पहले जनता के समूह को इकट्ठा करते हैं, उनकी परेशानियां देखते हैं, हम उनके लेवल पे जाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं। तो ये जो बूथ की तैयारी है ये आज की नहीं है, ये उस समय की है जब हम हाथ से पर्चा काटते थे। और आज मैं भी बूथ कार्यकर्ता में काम कर करके आज आप लोगों के सामने आई हूँ। और जो बाकी के जो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये सब लोग जो निशाने साध रहे हैं, जी विपक्ष है, विपक्ष का काम है निशाने साधना। बीजेपी इसी तरह अपना काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाएगी और जनता के बीच अपनी चीजें लाती रहेगी। शालिनी जी, ये जो 27,700 शक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा जी जानना चाहेंगे कि ये शक्ति केंद्र क्या है? जी, बेसिकली जो ये 27,000 शक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये एक तरह का संगठन है जहां पर 20 से 25 लोग बैठे रहेंगे और उस चीज को चेक करने के लिए अलग अलग जो है लोग निर्धारित किए गए हैं, जो वहां जाएंगे और चेक करेंगे कि वहां काम हो रहा है कि नहीं। और किसी की कोई भी समस्या होगी तो वो वहां आके अपनी समस्या को बता सकता है। किसी को किसी चीज में परेशानी होगी तो उस चीज पर भी वो जो है हम काम करेंगे। तो ये जनरली जो है जनता के लिए है। जनता के जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे कैसे रूट लेवल से ऊपर तक लेकर जाएं, उसके लिए ये चीजें बनाई जा रही हैं। चलिए, किसान भी बैठे हैं समस्याएं बताने के लिए, उनके पास जाएंगे आप? तो बिल्कुल, अरे बताइए। शालिनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। जी शालिनी जी, जी हाँ जी, पहुंच जी। किसान भी बैठे हैं यूपी में, जी, क्या ये किसान शक्ति बैठे केंद्र, हैं यूपी आपके में शक्ति और केंद्र आज उन तक नहीं, पहुंच जी पाएंगे? जी जी, नहीं नहीं, किसानों के साथ हमने कभी मना नहीं किया वार्तालाप करने के लिए। और जो आपकी टिकैत जी थे, जिनके लिए आप लोग सब लोग कह रहे थे कि वो अनशन पे बैठे हैं, वो ऐसा है, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए कि हम इसे दिल्ली बना देंगे, हम आके धरना कर। जो जो उनके लीडर है, जब वो ऐसी बात
की समस्याएं हैं उन पर गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है उन पर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, लेकिन ग्राउंड वही बात है ना, जो नेता बने घूम रहे हैं वो हमारी पॉलिसीज को तोड़ मरोड़ के किसानों तक पहुंचा देते हैं। इसी वजह से वो जो दौरा निकला था वो भी इसी वजह से निकला था कि हम खुद जाके अपनी चीजें बताएं लोगों को, जो टूट फूट कर लोगों तक बिखर रही है। तो चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे आप कोई भी मुद्दा लीजिए, बीजेपी सरकार हर मुद्दे पे काम कर रही है। चलिए डॉक्टर अरविंद, बीजेपी के शक्ति केंद्र बन गए हैं और अब आपको बच के रहना है शक्ति केंद्र से। किस तरह से भेदेंगे इन शक्ति केंद्रों को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं दिनेश जी, एक्चुअली सबसे बड़ी जो समस्या है बीजेपी की, वो वही जो बूथ के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने उन बूथ के कार्यकर्ताओं को जब इलेक्शन होता है तभी इन्हें उनकी याद आती है, तभी वो जो है कुर्सियां लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, पानी पिलाने के लिए वो बूथ के कार्यकर्ता इन्हें याद आते हैं। और 4.5 साल तक जब तक पार्टी या सत्ता में बैठे रहते हैं, वो बूथ का कार्यकर्ता इन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो बूथ का कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए, आप समझ लीजिए, ये लोग उसे उतना दौड़ा देते हैं कि कहीं पर आप समझ लीजिए कि काम है उसका, जिलाध्यक्ष के पास जाइए, फिर कहेंगे विधायक के पास जाइए, फिर कहेंगे कि आप जो है प्रभारी मंत्री के पास जाइए, और उस बेचारे का कोई काम नहीं होता है। और 4.5 साल तक इन लोगों ने उस जो बूथ के कार्यकर्ता थे उसको इतना अपमानित किया है, इतना लाचार कर दिया उस बूथ के कार्यकर्ता को कि आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में जब अब की बार ये लोग बूथ पे जाएंगे तो इनके पास केवल लिस्टें होंगी, कार्यकर्ता नहीं होगा। जी, सब कार्यकर्ता है, सब लोग बूथ पे जा रहे हैं, मैं खुद अभी देख कर आ रही हूँ, सब काम कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है, सर मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी, मेरे को तब से संज्ञान है, आलमबाग क्षेत्र में थी तब मैं खुद पर्चा काटती थी, और आज अगर वो लोग ध्यान ना देते तो मैं आज यहाँ आप लोगों के समक्ष ना बैठी होती। तो ये कहना जो है, आप कोई शक नहीं, आप, मैं बताऊं, आप जो अभी बता रहे हैं ना, छोटे से, मैं बहुत पहले से बीजेपी को जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप जानता हूँ जब से। और इनका क्या होता है, जब तक ये सत्ता में नहीं होते हैं तब तक ये जनता के पास होते हैं, तब ये अपने छोटे कार्यकर्ताओं के पास होते हैं। जैसे ही सत्ता आती तो सबसे पहले दूरी बनाते हैं, वो जनता से दूरी बनाते हैं, और अपने कार्यकर्ता को तो ये ऐसे मान लेते हैं कि जैसे बंधुआ मजदूर है, और उस बंधुआ मजदूर को एक तरीके से जैसे नहीं, जो हम लोग गुलामी करवाते हैं, वो स्थिति आ जाती है इनके छोटे कार्यकर्ता की। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी में कभी आप समझ लीजिए, नहीं अरविंद जी, मैं इस बात से आपकी इकरार नहीं रखती, मैं भी पार्टी की सेविका हूँ, मैं भी हूँ। देखिए, सीधी सी बात आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी एक केवल ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखती है। कभी अगर कार्यकर्ता के लिए ही काम करती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ता के लिए ही काम करती है, जनता के लिए काम ही नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ता के लिए काम करती है, जिसके कार्यकर्ता खुलेआम दंगे करते हैं, जिसके कार्यकर्ता खुलेआम मर्डर करते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। और लेकिन जब कार्य करने की कभी जरूरत पड़ती है उस बेचारे को, तो वो बेचारा मारा मारा घूमता है, अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है। और आपको मैं बता दूं, आश्वस्त करता हूं आपको कि ये जब अब की बार बूथों पर जाएंगे, मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूँ, इनकी लिस्टें होंगी और इनके जो वीआईपी कल्चर वाले लोग हैं वो होंगे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता इनके साथ एक भी खड़ा नहीं होगा। आप निश्चित तौर पर मानिए, आप जाकर देख लीजिए ना, अभी बूथों की मीटिंग थी, अभी सब लोग गए। अरे आप अभी रियलिटी चेक किया गया है, अभी वहाँ गए हैं, वहाँ लोग गए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। लगने के बाद आए तो लक्ष्य मेरा रखा है। जी, समाजवादी पार्टी, मैं बस यही कहूंगी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, बिल्कुल करती है, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, वो जनता के लिए काम नहीं करती है।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है दंगे कराएंगे, मर्डर कराएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी का सपोर्ट है। तो हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती, हमारे लिए कार्यकर्ता भी उतना ही गुनहगार है। चलिए केवल इतना अगर कुछ गलत करता है काम होता है तो कार्यकर्ता नींबू की तरह होता है, और जब काम निकल गया नींबू निचोड़ा, नींबू का बाहर फेंक दिया। दूध में पड़ी मक्खी की तरह आप अपने छोटे कार्यकर्ता को निकाल के फेंक देती हैं। और मैं आपको बता दूं, यही छोटा कार्यकर्ता आपका इस बार लगातार समाजवादी पार्टी जुड़ता चला जा रहा है, और एक इतना बड़ा सैलाब आ रहा है कि उसमें आपकी झूठी भ्रांतियां सब बह जाएंगी। जी वो इलेक्शन में, चलिए, वो सैलाब इलेक्शन में हम देखना चाहेंगे। चलिए राजीव जी, बिल्कुल आएगा। राजीव जी शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, शक्ति केंद्रों से कैसे भिड़ेंगे आप? दिनेश जी देखिए, कौन क्या बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने जो उसकी रणनीति है उसके हिसाब से काम कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने रणनीति में काम कर रही है, और हमारा दल अपने रणनीति की तरह आगे बढ़ रहा है। हर एक आदमी वो शक्ति केंद्र बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग इतना जानते हैं कि आज हम अपना बूथ और सेक्टर को जो है मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ से हमारा कार्यकर्ता तैयारी में लगा हुआ है ताकि बहुजन समाज पार्टी को जिता करके और उत्तर प्रदेश के सत्ता के करीब पहुंचना। और ये निश्चित तौर पे 2022 में आप देखिएगा, साइलेंट वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं चिल्लाता, आपकी सर्वे रिपोर्ट को भी खारिज कर देता है, और कई बार खारिज कर चुका है। जैसा कि 2017 में भी एक सर्वे रिपोर्ट थी कि बड़ी दल बनेगा, लेकिन 2011-12 सीटें हमने पाया। तो इस तरह का वातावरण और समीकरण इस बार भी बन रहा है। जो भ्रांतियां हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भ्रांतियां हैं, कार्य न करना, जो हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, उनसे कई चीजें हम कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन अब उसको दोहराएंगे नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर शासन काल में बहुत 4-4.5 साल में बहुत अच्छा काम हो गया होता और 6-6.5 साल में केंद्र सरकार में बहुत अच्छा काम हो गया होता, तो न तो आज शक्ति केंद्र की जरूरत पड़ती, न तो आप पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, उसके प्रभारी, सह प्रभारी, उसके सह प्रभारी, उसके सह संयोजक, उसके सह संयोजक, कई तरह के स्तर जो लगाया है आपने, एक अच्छी बात है, ये लगना चाहिए, हर राजनीतिक दलों को लगाना चाहिए। बिल्कुल, और वैसे भी युवा नेता काफी हैं, युवाओं को जो पद मिलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल 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 दिनेश जी, हम नहीं कह रहे हैं ये चीजें, लेकिन इसकी इतनी आवश्यकता न पड़ती। अगर बेरोजगारों की तरफ देख लिया गया होता, महंगाई की तरफ देख लिया गया होता, और जो विकास है, जो फिर ये पद कौन लेगा सर? अगर सब जॉब करेंगे तो ये पद कौन लेगा? ये पद लेने के लिए भी तो चाहिए ना युवा। वो तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई जॉब न ले और बढ़िया गेरुआ गमछा ले और एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी हो और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जो बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है, पुरानी प्रवृत्ति रही है कि नौजवानों को बरगला करके और नौजवानों को नौकरी से नहीं, इसमें हमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, गर्व से बोलते हैं जय श्री राम, और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी सारी पार्टी को पता नहीं क्यों इसमें इतनी दिक्कत होती है। शालिनी जी सुनिएगा, राजीव उपाध्याय सुबह भी 108 बार और शाम को भी 108 बार जय श्री राम बोलते हैं, और ये अच्छी बात है कि हम सनातन धर्मी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमको बोलना भी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए और रोड पे नहीं चिल्लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्यों नारे दिए हवा में उड़ जाए जय श्री राम? क्यों नारे दिए आप लोगों ने भाई? क्यों नारे दिए? नहीं, ब्राह्मण के पहले ब्राह्मण वाले क्यों नारे दिए, है ना? तिलक तराजू के क्यों नारे दिए आप लोगों ने सबने मिलकर? हम तो नारे तक ही रुक गए, आप तो गोली चला करके उनकी हत्याएं जी नहीं, हमने मंदिर भी बनवाया, आप लोगों ने कार्य सेवकों को मरवाया, हमने मंदिर भी बनवाया, और ये जनता का आशीर्वाद है कि हम जी नहीं, जनता का आशीर्वाद है कि हम दंगे की चोट पर काम करते चले जाएंगे। बीजेपी के पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखिए बसपा का काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, कास्ट पॉलिटिक्स है, और करने का काम किया। पहले आप लोग कह रहे थे दलितों पे अत्याचार किया, इस बार आपका मोटो है ब्राह्मणों पे अत्याचार किया। आप लोग चलिए शालिनी जी, राजीव जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बता रहा ना कि आप ब्राह्मणों पर अत्याचार करी हैं। राजीव जी, अभी एक बड़ी अच्छी धर्म की बात चल रही थी, सनातन धर्म की। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय का उपनिषद कौन सा है और उस उपनिषद में धर्म की परिभाषा क्या लिखी गई है। डॉक्टर साहब, इस वेद पे बहस एक दिन अगर हम लोग अलग से कर लें, अरे तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। मैं आपको दिनेश अवस्थी जी, मैं तो चाहूंगा कि आप सनातन धर्म के लिए और शालिनी जी की जगह भी ब्राह्मण कोई चेहरा हो जो बीजेपी का हो वो बैठेगा, और आपके यहाँ भी कोई वेद का जानकार बैठेगा, तभी इन वेदों पे चर्चा हो पाएगा। अन्यथा हम लोग आधे अधूरे वेदों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वेदों का ज्ञान हमको भी नहीं है। अरविंद जी बहुत स्पष्ट बोलूं, और मैं आपको बता दूं, मैंने चारों वेद और 11 उपनिषद पूरे पढ़े हुए हैं। माता पिता ने जरूर ज्ञान दिया है कि हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन की रक्षा करते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम सनातनी ही कहलाएंगे। हम चाहे बहुजन समाज पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे या बीजेपी में रहे। बिल्कुल सही बात। मैं इतना तो मानना पड़ेगा ना आपको, इस चीज को नहीं इग्नोर कर पाएंगे ये आप। बात बोल तो सकते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब, कि इस आज चीज को आप तो लोग मानना पड़ेगा आपसे आपको। मुस्कुरा के ये बात बोल पा रहे हैं। 5 साल पहले नहीं बोल पा रहे थे कि हम सनातन धर्मी हैं। 5 साल पहले जो है ढकोसले हो रहे थे, आज आप गर्व से ये बात बोल रहे हैं। शालिनी जी, हमने 5 साल पहले भी बोला है, हमने 10 साल पहले भी बोला है इस शब्द को। मैं ये चाहूंगी कि हम लोग बाकी धर्म से जी मैं भी यही चाहूंगी, धर्म की बातें इस प्लेटफॉर्म पे ना हो, लेकिन क्योंकि आपने मुद्दा उठाया जय श्री राम का, इसीलिए मैंने बोला हम अपने वेदों की बातें करें, उसके लिए तो हमको वेदाचार चाहिए। हमारे पास कम से कम वेद का ज्ञान इतना नहीं है। डॉक्टर साहब को मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे अगर कोई वेद में चर्चा हो तो हम वेद वाले को बिठाएं। शालिनी जी, परमात्मा ने किन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया था, क्या आप बताएंगे? भाई डॉक्टर साहब, उन्हीं के तो वंशज हम लोग हैं। आप आप ही बता दीजिए, मुझे लग रहा है आपको वेदों का इतना ज्ञान है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वेदों का डिस्कशन हो रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यही चीज बहुत बड़ी है कि आज हम न्यूज चैनल के वेदों पर डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी डर के। आपको वही बता रहा हूं, दिनेश जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, दिनेश जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो मैं खुशी फील कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, परमात्मा ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया था, अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य को। और यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उसका जो उपनिषद है, दैट इज ईशोपनिषद, उसमें उन्होंने कहा है धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी के समझना चाहिए कि बिना सत्य के कोई धर्म नहीं होता और बिना धर्म के कोई सत्य नहीं होता। तो धर्म की परिभाषा से परिभाषित करने से पहले मुझे लगता है सत्य का अनुसरण जरूर करना चाहिए। भरा है कि आधा खाली है, ये किसका सत्य आप मानेंगे अरविंद जी? भरे ग्लास, आधा भरे ग्लास का कि आधा खाली ग्लास का? तो सत्य सापेक्ष है, सत्य सबकी नजर में बदलता है, लेकिन अल्टीमेट अगर रियलिटी की बात करें वो टॉपिक अलग है। नहीं है दिनेश जी, हम लोग टॉपिक से ना हटके दिनेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अच्छा लगा, वास्तव में अच्छा लगा ये कि चलो कम से कम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा कुछ सनातन अपने धर्म के बारे में कुछ चर्चा हुई, अच्छी बात है। राजीव जी, अब आप अपनी बात पूरी रखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। जी, राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम तो यही कह रहे थे दिनेश जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से कार्य कर रही है, हम अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी सारे कार्यों को करती होती जो इनका संकल्प पत्र था, तो आज न तो शक्ति केंद्र बनाने की जरूरत पड़ती, न कई केंद्र बनाने की जरूरत पड़ता। ये स्वाभाविक चीज है, लेकिन इनका चूंकि अंदरूनी मामला है तो उस विषय पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। भाई ये कुछ भी बनावे, उसकी काट के लिए हमको अपने बारे में सोचना है कि बहुजन समाज पार्टी क्या करके वही तो आपसे पूछ रहे हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे भेजेंगे इसको। देखिए दिनेश जी, हम तो बहुजन समाज पार्टी ये जो बूथ की बातें कर रही थी शालिनी जी, ये बूथ और सेक्टर की सबसे पहली कड़ी अगर किसी ने पैदा करी हिंदुस्तान के अंदर, तो ये बहुजन समाज पार्टी के जो पन्ना प्रमुख आया है, ये बहुजन समाज पार्टी का बहुत पहले का सोचा, तभी उन्होंने सेक्टर के रूप में बांटा। कहीं भी वार्ड अध्यक्ष नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ वार्ड अध्यक्ष कभी भी नहीं हुआ। दिनेश जी, आप वार्ड अध्यक्ष हो रहे हैं, हमारे यहाँ सेक्टर अध्यक्ष होते थे, और एक सेक्टर में 1 पन्ना या 2 पन्ना 3 पन्ने को जोड़ दिया जाता था।
और उनके यहाँ बूथ बना दिया जाता था उसमें, और 10 बूथों को मिला के एक सेक्टर का इंचार्ज बना दिया जाता था। तो निश्चित तौर पे हम तो बूथ के जन्मदाता हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर माना जाए तो। आज आपकी भी पन्ना सेक्टर इन सब के लेकर के एक आज बड़ी बैठक हुई है। नहीं, हमारे यहाँ तो पन्ना और बूथ होता ही रहता है दिनेश जी। हम तो, हमारा कार्यकर्ता ही बूथ से पैदा हुआ। आज बड़ी बैठक हुई है, बहन जी ने निर्देश भी दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। लेवल से चलता था, लेकिन हमारी पार्टी जो है हमेशा ही बूथ से चली है, पन्ने से चली है, और वही अनुसरण भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में किया और हमको भी हराया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे से अच्छा इनका हुआ होगा बूथों का मैनेजमेंट, तभी तो हम चुनाव हार गए थे। उसको देखते हुए अगली बार हम उसकी काट के लिए तैयारी में लगे हैं कि उससे अच्छा मैनेजमेंट हम कर लें, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में आ गई थी उनकी 2022 में हम उनको हटावें। यही तो पार्टियां करती है ना। हमारे देखिए विचारों के हम लड़ाई लड़ते हैं, हमारी शालिनी जी से, हमारी अरविंद जी से या हमारी डॉक्टर साहब से कोई लड़ाई थोड़ी है। हम विचारों की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, और विचार अगर हमारे एक दूसरे के मेल खाएंगे वहाँ सहयोग होता है, जहाँ मेल नहीं खाता वहाँ विरोध होता है। और अगर विचार इतने मेल खा जाएंगे तो पार्टियां बनने की कहाँ नौबत आएगी। तो एक ही पार्टी सत्ता करेगी, दूसरी पार्टियां कहाँ रहेंगी। और हर चुनावों में विचार भी बदल जाते हैं, पार्टी की विचारधारा भी बदल रही है। स्वाभाविक है। दिनेश जी को भी मैं चाहूंगा कि कल एबीपी न्यूज पे आ जाएं, परसों आज तक में आ जाएं। तो ये तो मना प्रवृत्ति है, और मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा होना चाहिए कि उसको जहां अच्छा लगे वहां जाना चाहिए। चलिए, पार्टियां तो बनी हुई हैं, लेकिन पार्टियां कोई ये नहीं है कि डॉक्टर साहब कल वहां है तो हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। जी अरविंद या जी। मैं आज यहाँ हूँ तो कल शालिनी जी क्या नहीं जा सकता हूँ। अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी के स्टैंड बहुत क्लियर है। हम अपने जो भी कार्यकर्ता, जो एक बूथ 20 यूथ का हम संकल्प लेके चले हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता के साथ एक बिछौने पे बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, साथ में उसके दुख में भी खड़े होंगे और उसके सुख में भी खड़े होंगे। देखिए सीधी सी बात है, खाते हैं सोने की थाली लेते जाते हैं घर से झोले में भर के, और चांदी की थाली शालिनी जी के मंत्री लोग खाते हैं तो पत्तल पे दूसरे को हमको बैठा देते हैं और अपने लिए एक थाली ले आते हैं, उसमें खा करके फिर थाली साथ में गाड़ी में लेते चले जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे तो मुख्यमंत्री भी खास नीचे चटाई बिछा के सोते हैं। मेरा कहना है कि हम मध्य प्रदेश के मंत्री जी जो है बहुत ही मजबूती से खड़े होंगे के साथ भोजन ताकि मेरा हमारा कार्यकर्ता कभी ये ना महसूस करे भाई हमारा ये पॉलिटिक्स बसपा खेले, कास्ट की पॉलिटिक्स, दलितों की पॉलिटिक्स, ब्राह्मण की पॉलिटिक्स, नहीं ये बसपा खेले, ये भी नहीं। तो आप लोग क्यों प्रेशर बना रहे हैं जातिगत? अच्छा आप बताइए, अगर आप लोग जातिगत, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। अगर आप लोग जातिगत पॉलिटिक्स नहीं खेलते तो सारे विपक्ष पार्टी वाले आज क्यों बीजेपी को बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि जाति के आधार पर जो है सेंसस कराइए, जाति के आधार पर जनगणना कराइए। हर चीज आप लोगों की घूम फिर के जाति के आधार पे आ जाती है। हर चीज आप लोग कहते हैं अरे आज तो दलित परेशान है, 5 साल बाद ब्राह्मण परेशान है, उसके 5 साल बाद कायस्थ परेशान है, जनता है करके। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काशी और कोरी को जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया, ये क्या पार्टी का जाति सोच नहीं है जो केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वतंत्र देव सिंह जी को एक साथ जोड़ करके भेजा गया? अच्छे काम अगर आप अच्छे नजरिए से देखें और सराहना करें तो हमें खुशी होगी। आलोचनात्मक हमने किया तो वो गलत नजरिया हो सका, हमने किया तो जातिवादी हो गए। आप आलोचना करिए, लेकिन तर्क सही दीजिए। आप आलोचना करिए, आप विपक्ष, अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कैसे निखर के आएंगे? कमल कैसे खिलेगा? कमल ऐसे ही खिलेगा। आप और स्ट्रांग होइए, कमल और खूबसूरती से खिलेगा। चलिए अरविंद जी, अवस्थी जी, जहाँ तक जातियों के विभाजन की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि समाज का सबसे बड़ा जो विघटन किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले सवर्ण, बैकवर्ड, दलित होते थे, अब स्थिति क्या है? सवर्ण में भी ठाकुर ब्राह्मण बनिए और भी कुछ लोग, बैकवर्ड में 50, दलितों में भी बीसीओ हो गए, और हर एक के सिर को इन्होंने अलग अलग एक प्रकोष्ठ बना दिए। अब आप एक बात बताइए, ये जो विघटन, जो डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट है कि हम विभाजन करें और उसके बाद इनके ऊपर राज करें,
ये तो अंग्रेजों का था। ये अब इस टाइम को अंग्रेज चले गए तो ये पॉलिसी के आज हमने इसे फिर से अख्तियार कर लिया। सालों से आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हमारी तो इसका पार्टी के मतलब है आने कि के बाद आपने इतने किया बड़े है। बड़े देखिए, फैसले देखिए, अभी नहीं आप नहीं यही हमारी कह रही पार्टी हैं के आने कि के इसका बाद इतने मतलब बड़े आपने बड़े भी यही फैसले किया। डिवाइड एंड रूल के लिए नहीं हुए, हिंदुस्तान के लिए हुए, इस मिट्टी बिल्कुल के लिए नहीं। हुए इतने बड़े बड़े देखिए, फैसले। एक यूनिट, एक आपने जो वादे किए थे हमारी उसमें माँ, आपने धरती कहा माँ था के लिए हम हुए ये समानता फैसले। लेके आएंगे, हम जातिगत विभाजन नहीं होगा, बिल्कुल, धार्मिक बिल्कुल। मतभेद नहीं होंगे, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे, हम उस भारत की सबका बात साथ, करेंगे सबका विकास जहाँ की पर बात कहीं करेंगे, पर भी उसकी कोई कर भी रहे किसी हैं भी अरविंद तरीके जी। से जो विभाजन नहीं होगा, जातिगत विभाजन नहीं होगा, क्षेत्रीय विभाजन नहीं होगा, भाषा का विभाजन नहीं होगा, कोई छुआछूत और मतभेद नहीं होंगे। आपने तो उसमें इतने खंड पैदा कर दिए, एक तरीके से रक्त बीज पैदा कर दिया कि हर जगह नए 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 विभाजन, नए विभाजन, नए विभाजन। कब चलिए तक तोड़ेंगे समाज चलिए को? चलिए सर, समय लगभग पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो बीजेपी के सिपह सलाहकार तैयार हो चुके हैं, 27,000 से भी ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं और शक्ति केंद्र इन्हें नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जो रणनीति है वो और मजबूत करेगी और किस तरह से जनता के बीच में पहुंचेगी।